नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 18 देखने वाले हैं, जिसमें एक्नॉलेजमेंट की बात की गई है। अभिस्वीकृति, लिखित अभिस्वीकृति का क्या प्रभाव होगा। सबसे मेन बात इसमें यही है कि यदि वह लिखित होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बात बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जहाँ की किसी संपत्ति या अधिकार विषयक वाद आवेदन के लिए विहित काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति का अधिकार विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ए नामक व्यक्ति है, बी नामक व्यक्ति को अपने पैसे देता है, ठीक है। ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को पैसे देता है। चलो मान लेते हैं 1000 रुपये दिए हैं उसने, ठीक है। 1000 रुपये दिए हैं तो उधारी पर दे दिया है। अब क्या होगा, अब ए को बाद लाने का अधिकार कितने टाइम तक का रहता है? 3 साल तक का रहता है, ठीक है। ये बात तो पता ही है। अब जैसे ही ए को 3 साल तक का बाद लाने का अधिकार है और 2 साल या फिर 2.5 साल या फिर 3 साल के 2 दिन पहले भी, ये भी मान लेते हैं कि 3 साल खत्म होने के 2 दिन पहले भी बी क्या करता है, बी एक लिखित अभिस्वीकृति ए को देता है। एक पेज लेता है, उसमें लिखता है कि मैंने आपसे 1000 रुपये लिए थे और मैं उन्हें देने के लिए उत्तरदायी हूँ और मैं उन्हें दे दूँगा, ठीक है। ए ने पैसे दिए थे बी को, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी को पैसे दिए थे और जिसे पैसे दिए थे उसके, जिसने दिए थे पैसे, उसके बाद लाने के पहले ही जो दूसरा व्यक्ति है जिसे दिए गए थे पैसे, मतलब बी क्या करता है, वह एक एक्नॉलेजमेंट साइन करता है, वह बनाता है और कहता है, साइन करता है, उसको लिखता है और कहता है कि मैंने आपसे पैसे लिए थे, मैं उत्तरदायी हूँ आपके देने के लिए। तो पहली वाली जो परिसीमा है वह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पहले जब उसने 3 साल पहले दिया था तो सिर्फ 3 साल रहेगी, ठीक है। अब जैसे 3 साल ख़त्म हो जाते तो जैसे ही उसने 2 दिन पहले भी, 3 साल के 2 दिन पहले भी उसने ऐसा कहा है कि मैं आपकी संपत्ति, आपका पैसा देने के लिए लायबल हूँ, तो जैसे ही जिस दिन उसने ऐसी लिखा है उस तारीख को, तो जिस तारीख को उसने लिखा है उस तारीख से एक नया परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 सालों से ये मिल गए थे और 3 सालों से फिर से मिल जाएंगे और ये वाद के अंतराल में ही कार्यवाही समझी जाएगी यदि ऐसा वाद लाया जाता है तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो सब क्लॉज 2 है वो ये बात करता है कि जहाँ पर अभिस्वीकृति की ही बात की गई है। यहाँ पर अभिस्वीकृति कैसी होनी चाहिए, जो व्यक्ति, एक तो जो ऋणी है वह लिखता है, प्लस डेट होनी चाहिए, प्लस लिखित में होनी चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, हस्ताक्षरित होनी चाहिए। इतनी बातें होनी चाहिए तो परिसीमा काल उस जिस दिन को ऐसा लिखित अभिस्वीकृति दी जाती है उसी काल से मानी जाएगी, उसी टाइम से वह उसका नया परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा, लिमिटेशन नई स्टार्ट हो जाएगी। अब जो सब क्लॉज 2 है वो ये बात करता है कि अभिस्वीकृति तो दी गई है, जो व्यक्ति है उसने ऐसी अभिस्वीकृति दी है जहाँ की वह लेख जिसमें अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट है बिना तारीख का है, वहाँ उस समय के बारे में जब वह हस्ताक्षरित किया गया था मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन यह है कि उसकी अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसको भी देखते हैं। वही बात है जैसे फर्स्ट क्लॉज में बताया है, वही सेकंड क्लॉज में बताता है कि जो व्यक्ति है वह लिखित करता है, सब कुछ करता है, लिखित करता है और कहता भी है कि मैं आपके पैसे देने के लिए लायबल हूँ, हस्ताक्षरित करता है, परंतु वह डेट नहीं लिखता। उसमें जो फर्स्ट वाला क्लॉज है उसमें यदि वह डेट लगता है तो वह फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत आता है, लेकिन यदि वह जो व्यक्ति है वह डेट नहीं लिखता है कि मैं कब से ऐसा लिख रहा हूँ, तो जब भी वह डेट नहीं लिखी गई है तो उस टाइम में क्या समझा जाएगा कि जब डेट नहीं लिखी है तो तब से नया परिसीमा काल तो स्टार्ट हो जाएगा, परंतु जो साक्ष्य है वो किस बारे में दिया जाएगा, तो ये बारे में बताया जा सकेगा। अगर न्यायालय पूछेगा कि आपने ये एक्नॉलेजमेंट, ये स्वीकृति कब लिखी थी, तो उस बारे में वो बता सकता है कि मैंने 10 तारीख 20 तारीख इस पर्टिकुलर तारीख को ये अभिस्वीकृति लिखी थी, ठीक है। तो इस बारे में उसका मौखिक साक्ष्य ग्रहण किया जा सकता है, ना कि अब किस बारे में ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसने जो लिखा हुआ है, अगर वह ये डिनाई करता है कि मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो वह लिखा हुआ है उस कागज़ के अंदर क्या लिखा हुआ है इसको बताने के लिए वह लायबल नहीं होगा कोर्ट में। वो सिर्फ इतना बता सकता है कि मैंने इस पर्टिकुलर डेट को ऐसी अभिस्वीकृति लिखी थी, वह ये बताने के लिए लायबल नहीं होगा, अधिकारी नहीं होगा कि उस अभिस्वीकृति में मैंने क्या लिखा हुआ है। और यदि वह ऐसी अभिस्वीकृति देता है, वह अंदर का जो कंटेंट है वो बताता है, तो वह ग्रहण नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तारीख ग्रहण की जाएगी,
तारीख यदि बताता है उसे ही न्यायालय मानेगा कि ये सही बता रहा है। यदि वह उसके अंदर का बताता है तो न्यायालय उसको नहीं मानेगा। जो एविडेंस है, एविडेंस की जो सेक्शन 91 है वह यही प्रावधान करती है कि जो अंदर लिखा हुआ है उसको साक्ष्य देने के लिए नहीं बताया जाएगा। उसकी डेट को आप बता सकते हैं कि मैंने ऐसी डेट को ऐसी अभिस्वीकृति लिखी थी। अब इसका स्पष्टीकरण बताता है कि जो फर्स्ट स्पष्टीकरण है बस उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस इतना समझना है। फर्स्ट स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि ऐसे अभिस्वीकृति के लिए कोई फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होती। आप सिंपल पेपर में लिखकर साइन कर अपनी बात को कह सकते हैं। जो दूसरा है वह दूसरा ये बताता है कि हस्ताक्षर के अंतर्गत क्या आएगा, तो हस्ताक्षर में सम्यक प्राधिकारी अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर भी आएगा। मतलब जो व्यक्ति है, प्रतिवादी है, वह तो ऐसा हस्ताक्षर कर ही सकता है, प्रतिवादी नहीं, मतलब जो कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकृत है, जो पक्षकार है, वह तो हस्ताक्षर करेगा ही, ठीक है। परंतु उसका जो अभिकर्ता है वह भी ऐसा साइन कर सकता है कि मैं ऐसा पैसा देने के लिए लायबल हूँ, जो थर्ड देने के लिए लायबल हूँ, याद रखिएगा। अब जो थर्ड क्लॉज है वो ये बताता है, थर्ड क्लॉज में बताया गया है वह आवेदन जो डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए हो, किसी संपत्ति या अधिकार की बाबत आवेदन नहीं समझा जाएगा, ठीक है। अब इसको ये बता दिया गया है जो आवेदन है डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए है, किसी संपत्ति का अधिकार की बाबत आवेदन नहीं समझा जाएगा। तो इसका तो सीधा सीधा है कि उसे आवेदन नहीं समझा जाएगा। फिर से देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति लिखित में देता है, डेट लिखता है, साइन करता है, डेट लिखता है और लिखित में देता है, जब किसी व्यक्ति से पैसे ले लेता है वह ऋणी हो जाता है और कह देता है कि मैं आपका ऐसा पैसा या कुछ भी ऐसा देने के लिए लायबल हूँ, वह अपने आप को एक तरीके से वचनबद्ध कर लेता है। तो वह ऐसी जिस दिन से वह ऐसा एक्नॉलेजमेंट साइन करके देगा तो उसी दिन से परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा, नया परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर नए परिसीमा काल की बात की गई है। दूसरी में बताया है कि जहाँ वह डेट नहीं बताता है कि किस डेट को ऐसी अभिस्वीकृति साइन कर रहा है, तो डेट ना बताने की दशा में तो उसका मौखिक साक्ष्य इतना ही ग्रहण किया जा सकेगा कि उसने किस डेट को लिखा था, ताकि परिसीमा काल की गणना की जा सके। नया परिसीमा काल भी तो स्टार्ट करना है, परंतु ये नहीं बताया जा सकता है कि उस जो अभिस्वीकृति है उसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। जो स्पष्टीकरण है फर्स्ट ये बताता है कि उसका कोई प्रारूप है, जो फॉर्मेट है वह कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है। आवेदन के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है कि ऐसा ही होना चाहिए। आप एक नॉर्मल पेपर पेन लेकर भी ऐसा जितना मैंने बताया है इतना लिख कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है। दूसरा बताता है कि हस्ताक्षर में उसके सम्यक अभिकर्ता द्वारा किया हुआ हस्ताक्षर भी समझा जाएगा। तीसरा बताता है कि आवेदन जो डिक्री आदेश के निष्पादन के लिए हो, किसी संपत्ति या अधिकार की बाबत संपत्ति या अधिकार के लिए है, आवेदन नहीं समझा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।